राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, स्टेट गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर। ये जो पेपर है आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन इंडिया, इसका लिंक आपको मिल जाएगा, इसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स पे, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद। संविधान के द्वारा राज्यों में भी संसदात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई है और संसदात्मक शासन में राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जो कि राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, मंत्रिपरिषद जो है राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, राज्य में क्या होता है, संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल की मदद के लिए, इसकी सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद होता है जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। राज्य मंत्रिपरिषद की रचना या गठन। मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के मंत्रिपरिषद के गठन का प्रथम चरण है, फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और फिर मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। इस संबंध में निश्चित परंपरा यह है कि राज्य की विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है, लेकिन यदि राज्य की विधानसभा में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो अथवा बहुमत प्राप्त दल या विभिन्न दलों द्वारा बनाए गए किसी संयुक्त मोर्चे का कोई निश्चित नेता न हो, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। मंत्रियों का चयन किस प्रकार होता है? अन्य जो मंत्री होते हैं, अन्य मंत्रियों का चयन मुख्यमंत्री ही करता है और मुख्यमंत्री मंत्रियों के नामों तथा उनके विभागों, उनका डिपार्टमेंट और नेम का जो लिस्ट होता है, उसका सूची जो होता है राज्यपाल को देता है। कौन देता है? मुख्यमंत्री। ठीक है, व्यवहार के अंतर्गत गत 2 दशकों में राज्यों में बहुत बड़े आकार वाली मंत्री परिषदों का गठन किया गया। अतः 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 में जो हुआ के आधार पर व्यवस्था की गई है कि राज्य में मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। जनसंख्या की दृष्टि से छोटे और विधानसभा की कम सदस्य संख्या वाले राज्यों को दृष्टि में रखते हुए व्यवस्था की गई है कि इन राज्यों में मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्री हो सकते हैं। मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री व्यवहारिक दृष्टि से जिन बातों को ध्यान में रखता है वे इस प्रकार है। तो चलिए जानते हैं कि मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री प्रैक्टिकली किन बातों को ध्यान में रखता है। पहला, राज्य के सभी क्षेत्रों और वर्गों को मंत्रिपरिषद में न्याय संगत ढंग से प्रतिनिधित्व दिया जाता है, यानी हर एक क्षेत्र एवं वर्ग से प्रतिनिधित्व का चुनाव करता है मुख्यमंत्री। सामान्यतः मुख्यमंत्री द्वारा अपने ही दल में से मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है, जिससे मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। मंत्रिपरिषद में दल के प्रभावशाली सदस्यों को स्थान दिया जाता है, जिससे मुख्यमंत्री को दल का विश्वास प्राप्त रहे। मंत्रिपरिषद में ऐसे सदस्यों को स्थान दिया जाता है जो मुख्यमंत्री के विश्वास के पात्र हो और उसके नेतृत्व को प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ स्वीकार करे। ऐसे व्यक्तियों को लिया जाता है जिनमें प्रशासनिक योग्यता हो और जो कानून निर्माण तथा प्रशासन के दायित्वों को पूरा कर सके एवं विधानमंडल में स्थिति का सामना कर सके। मंत्रियों की योग्यताएं। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वे विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य हो। यदि कोई व्यक्ति मंत्रिपरिषद पर नियुक्ति के समय विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो उसके लिए 6 माह के भीतर विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है।
ऐसा करने में असफल रहने पर वह मंत्री पद को छोड़ना होता है। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य है ये है कि मंत्री पद पर नियुक्ति के समय यदि कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसके लिए 6 माह के अंदर विधानमंडल की सदस्यता मेंबरशिप को पाना जरूरी होता है। ऐसा करने पर यदि वो असफल रहा, यदि विधानमंडल का सदस्यता नहीं पा सका, तो ऐसी स्थिति में मंत्री पद को छोड़ना पड़ता है। ठीक है, मंत्रियों का कार्य विभाजन। राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार मंत्रियों में कार्य विभाजन करता है। मंत्री के अधिकार के अंतर्गत प्रायः एक ही प्रमुख विभाग, किंतु कभी कभी एक से अधिक विभाग भी रहते हैं। मंत्रियों के अतिरिक्त प्रत्येक विभाग में सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव तथा लिपिक आदि स्थायी पदाधिकारी होते हैं। मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। पद ग्रहण के पूर्व मुख्यमंत्री को राज्यपाल के समक्ष 2 शपथें लेनी होती है। पहली, पद के कर्तव्य पालन की शपथ तथा दूसरी, गोपनीयता की शपथ। मंत्रियों की श्रेणियां। राज्यों की मंत्रिपरिषद में भी मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है। पहला, कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल के सदस्य, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री। कैबिनेट के सदस्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और कैबिनेट के द्वारा ही सामूहिक रूप से शासन की नीति का निर्धारण किया जाता है। दूसरे स्तर पर राज्य मंत्री होते हैं। कुछ राज्य मंत्रियों को तो स्वतंत्र रूप से किसी विभाग के प्रधान की स्थिति प्राप्त हो जाती है और कुछ राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के कार्य में हाथ बटाते हैं। राज्य मंत्री के बाद उप मंत्री आते हैं जो कि कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। मंत्रियों की इन श्रेणियों के आधार पर ही मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर समझा जा सकता है। प्रथम स्तर के मंत्रियों को सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल या कैबिनेट कहते हैं और तीनों ही स्तरों के मंत्रियों को सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद कहते हैं। इस प्रकार मंत्रिमंडल या कैबिनेट एक छोटी लेकिन एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण इकाई, इम्पोर्टेंट यूनिट है। मंत्रिपरिषद एक बड़ी इकाई है। मंत्रिमंडल चक्र के भीतर चक्र है। मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते। मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते राज्य के विधानमंडल द्वारा निश्चित किए जाते हैं। अतः भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों में इस संबंध में स्थितियों में भेद है, डिफरेंस पाया जाता है। मंत्री को वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते, निवास के लिए मुफ्त सुविधा तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर मंत्रिपरिषद का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का ही हो सकता है, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष ही है। व्यक्तिगत रूप में किसी मंत्री का कार्यकाल मुख्यमंत्री के उसमें विश्वास पर निर्भर करता है। सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात मंत्रिपरिषद के सदस्य साथ साथ ही डूबते हैं या तैरते हैं। यदि विधानसभा किसी मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर दे या किसी मंत्री द्वारा रखे गए विधेयक को अस्वीकार कर दे तो समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। इस प्रकार मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं सभी मंत्रियों को उनका समर्थन करना होता है, चाहे व्यक्तिगत रूप में वे इस निर्णय से सहमत हो या ना हो। नीति संबंधी मामलों में मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, लेकिन किसी मंत्री के भ्रष्ट आचरण या व्यक्तिगत दोष के लिए संबंधित मंत्री ही उत्तरदायी है, समस्त मंत्रिपरिषद नहीं। मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली। मंत्रिपरिषद की सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई मंत्रिमंडल है और मंत्रिमंडल ही सभी महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेता है। मंत्रिमंडल की बैठक प्रायः सप्ताह में 1 बार होती है। वैसे मुख्यमंत्री जब चाहे तब मंत्रिमंडल की बैठक बुला सकता है। इन बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है और मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में यदि मुख्यमंत्री ना हो तो उसकी गैर मौजूदगी में वरिष्ठतम मंत्री। बैठक का कोई कोरम यानी गणपूर्ति नहीं होता है। मंत्रिमंडल की कार्यवाही के 2 प्रमुख नियम हैं।
पहला सामूहिक उत्तरदायित्व और दूसरा गोपनीयता। मंत्रिमंडल की बैठकों में सामान्यतया सभी निर्णय एकमत से लिए जाते हैं। मतभेद की स्थिति में पारस्परिक विचार विमर्श के आधार पर किसी एक निर्णय को अपना लिया जाता है और यह निर्णय सभी मंत्रियों का संयुक्त निर्णय माना जाता है। यदि कोई मंत्री इसे स्वीकार करने में स्वयं को असमर्थ पाता है तो उसे त्यागपत्र देना होता है। मंत्रिपरिषद के प्रत्येक सदस्य द्वारा गोपनीयता की शपथ ली जाती है और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही तथा निर्णय गुप्त रखे जाते हैं। यदि कोई मंत्री गोपनीयता को भंग करता है तो उसे त्यागपत्र देना होता है। बजट के संबंध में इस नियम का और अधिक कड़ाई से पालन किया जाता है। मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ और कार्य। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का कार्य राज्यपाल को सहायता और परामर्श देना ही बतलाया गया है, लेकिन वास्तविक स्थिति इसके नितांत विपरीत है, उलट है। संविधान के द्वारा राज्यपाल को राज्य शासन के संबंध में जो शक्तियाँ प्रदान की गई है, व्यवहार में उन सब का उपभोग मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद शासन संबंधी सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है और मुख्यमंत्री इन निर्णयों से राज्यपाल को सूचित करता है। राज्यपाल इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री को परामर्श अवश्य ही दे सकता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में ही निहित है। मंत्रिपरिषद के कार्यों तथा शक्तियों का उल्लेख निम्न रूपों में किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद के कार्य एवं शक्तियाँ। शासन की नीति निर्धारित करना। मंत्रिपरिषद का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य शासन की नीति निर्धारित करना है। चाहे गृह विभाग हो या शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा कृषि, शासन की नीति का निर्धारण मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद न केवल नीति निर्धारण करती है बल्कि उसे कार्य रूप में भी परिणत करती है। उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देने का कार्य भी मंत्रिपरिषद करती है। संविधान के अनुसार राज्यपाल महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों तथा अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। व्यवहार के अंतर्गत प्रैक्टिकली राज्यपाल के द्वारा ये सभी नियुक्तियां मंत्रिपरिषद के परामर्श के आधार पर ही की जाती है। मंत्रिपरिषद ही राष्ट्रपति को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देती है। विधानमंडल में शासन प्रतिनिधित्व। विधानमंडल की बैठकों में मंत्रीगण शासन का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंत्रीगण विधानसभा और विधान परिषद में उपस्थित होकर सदस्यों के प्रश्नों तथा आलोचनाओं का उत्तर देते हैं और शासन की नीति का समर्थन करते हैं। कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना। मंत्रिपरिषद न केवल शासन बल्कि कानून निर्माण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यदि यह कहा जाए कि मंत्रिपरिषद विधानमंडल की सहमति से कानूनों का निर्माण करती है तो इसमें कुछ अनुचित ना होगा। विधानमंडल में कौन कौन से विधेयक तथा किस क्रम में प्रस्तुत किए जाएंगे, इसका निर्णय, इसका डिसीजन मंत्रिपरिषद को ही करना होता है। प्रायः अधिकांश विधेयक शासन की ओर से ही प्रस्तुत किए जाते हैं और मंत्रिपरिषद अपने बहुमत के बल पर ही इन्हें स्वीकृत करती है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद कानून निर्माण के क्षेत्र में विधानमंडल का नेतृत्व करती है। बजट तैयार करवाना। राज्य का वार्षिक बजट वित्तीय वर्ष के आरंभ के पूर्व में वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन यह बजट मंत्रिपरिषद द्वारा निश्चित की गई नीति के आधार पर ही तैयार किया जाता है। बजट के पारित करने कराने का उत्तरदायित्व भी मंत्रिपरिषद का ही होता है। ठीक है, बजट के पारित कराने का उत्तरदायित्व भी मंत्रिपरिषद का ही होता है। संक्षेप में मंत्रिपरिषद राज्य के प्रशासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई होती है। मुख्यमंत्री। राज्य की मंत्रिपरिषद के प्रधान को मुख्यमंत्री कहा जाता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है, अतः राज्य के प्रशासनिक ढांचे में उसे लगभग वही स्थिति प्राप्त है जो केंद्र में प्रधानमंत्री की है। राज्य के प्रशासनिक ढांचे में मुख्यमंत्री को वही स्थिति प्राप्त होती है जो केंद्र में प्रधानमंत्री को है। ठीक है,
मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है? संविधान के अनुच्छेद 164 में केवल यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। व्यवहार के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा विधानसभा के बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को 2 परिस्थितियों में अपने विवेक का प्रयोग करना पड़ सकता है। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को 2 परिस्थितियों में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। पहला, विधानसभा में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो और एक से अधिक पक्ष मुख्यमंत्री पद के लिए दावा कर रहे हो। दूसरा स्थिति कौन सा है? दूसरा परिस्थिति, यह स्थिति उस समय हो सकती है जबकि विधानसभा के बहुमत दल का कोई सर्वमान्य नेता ना हो। 1966 से लेकर 1970 और उसके बाद 1977 से 2014 ईस्वी के काल में विशेष रूप से भारतीय संघ के कुछ राज्यों में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी है। मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य। मुख्यमंत्री की शक्तियां तथा उसके कार्यों का अध्ययन इस प्रकार किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद का निर्माण। मुख्यमंत्री का सर्वप्रथम कार्य अपनी मंत्रिपरिषद का निर्माण करना होता है। मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करके सूची राज्यपाल को दे देता है, जिसे राज्यपाल स्वीकार कर लेता है। मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री बहुत कुछ सीमा तक अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है। मंत्रियों की संख्या और उनके विभागों के संबंध में मुख्यमंत्री ही निर्णय करता है। मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। मुख्यमंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठकें बुलाता है तथा उनकी अध्यक्षता करता है। बैठक के लिए एजेंडा या कार्यसूची मुख्यमंत्री के द्वारा ही तैयार की जाती है। यदि मुख्यमंत्री पर्याप्त प्रभावशाली है तो मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाही मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुसार ही संपादित होती है। शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय बिठाना भी मुख्यमंत्री का कार्य होता है। मुख्यमंत्री इस बात का प्रयत्न करता है, कोशिश करता है कि शासन के सभी विभाग, दूसरे शब्दों में मंत्रिपरिषद, एक इकाई के रूप में कार्य करे। यदि मंत्रिपरिषद के 2 या अधिक सदस्यों में किसी प्रकार के मतभेद उत्पन्न हो जाए तो उसके द्वारा मुख्यमंत्री के द्वारा इन मतभेदों को दूर करके सामंजस्य स्थापित किया जाता है। मुख्यमंत्री के रूप में वह विभिन्न विभागों को आदेश निर्देश देने की स्थिति में होता है। मंत्रियों में कार्य का बंटवारा और परिवर्तन करना भी मुख्यमंत्री का कार्य है। मुख्यमंत्री परिषद के अपने सहयोगियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है। एक बार मंत्रिपरिषद के निर्माण और उसके सदस्यों में विभाग का बंटवारा कर चुकने के बाद भी वह यानी मुख्यमंत्री जब चाहे तब मंत्रियों के विभागों तथा उनकी स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। इस संबंध में मुख्यमंत्री के निर्णय को सामान्यतः किसी के भी द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संबंध स्थापित करता मुख्यमंत्री जो है मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संबंध स्थापित करता है। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री पर यह भार है कि वह मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संपर्क स्थापित करे। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देता है और राज्यपाल के विचार मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है। सामान्यतः कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री को सूचित किए बिना राज्यपाल से वार्ता नहीं करता। राज्यपाल के साथ वार्तालाप के संबंध में मुख्यमंत्री को जानकारी देता है, वह आधिकारिक है। विधानसभा का नेता। मुख्यमंत्री का दोहरा व्यक्तित्व है। एक ओर तो यदि वह शासन का प्रधान है तो दूसरी ओर विधानसभा का नेता भी है। विधानसभा के नेता के रूप में उसे कानून निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है और बहुत कुछ सीमा तक कानून निर्माण कार्य उसकी इच्छा के अनुसार ही संपन्न होता है। विधानसभा के नेता के रूप में वह राज्यों को विधानसभा भंग करने का परामर्श भी दे सकता है। सरकार का प्रधान प्रवक्ता। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रधान प्रवक्ता होता है और राज्य सरकार की ओर से अधिकृत घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा ही की जाती है। यदि कभी किन्हीं 2 मंत्रियों के परस्पर विरोधी वक्तव्यों से भ्रम उत्पन्न हो जाए तो इसे
मुख्यमंत्री के वक्तव्य से ही दूर किया जा सकता है। राज्य में बहुमत दल का नेता। मुख्यमंत्री राज्य में बहुमत दल का नेता भी होता है। उसे दलीय ढांचे पर नियंत्रण कंट्रोल प्राप्त होता है और यह स्थिति उसके प्रभाव तथा शक्ति में और अधिक वृद्धि कर देती है। राज्य की समस्त शासन व्यवस्था पर नियंत्रण। मुख्यमंत्री राज्य की शासन व्यवस्था पर सर्वोच्च और अंतिम नियंत्रण करता है। चाहे शांति और व्यवस्था का प्रश्न हो, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो और चाहे कोई विकास संबंधी प्रश्न हो, अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री पर ही निर्भर करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों को उनके विभागों के संबंध में आदेश निर्देश दे सकता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य विभिन्न विभागों के प्रधान होते हैं, किंतु अंतिम रूप में यदि किसी एक व्यक्ति को राज्य के प्रशासन की अच्छाई या बुराई के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है तो वह निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ही है। मुख्यमंत्री पद के संबंध में व्यवहार के अंतर्गत एक बात देखने में आती है कि एक दलीय सरकार का मुख्यमंत्री अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन मिलीजुली सरकार का मुख्यमंत्री कम शक्तिशाली होता है। एक दलीय सरकार में मुख्यमंत्री की स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि उसे अपने राजनीतिक दल में कैसी स्थिति प्राप्त है। मुख्यमंत्री की स्थिति इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसे केंद्रीय सरकार से किस सीमा तक समर्थन और सहयोग प्राप्त है। मंत्रिपरिषद और विधानमंडल या विधानसभा के बीच संबंध। संविधान के द्वारा राज्यों में भी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है जिस तरह से केंद्र में अपनाया गया है, और इसी कारण मंत्रिपरिषद का उदय विधानमंडल से होता है। मंत्रिपरिषद का उदय कहाँ से होता है? विधानमंडल से। मंत्रिपरिषद के प्रत्येक सदस्य के लिए राज्य विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक होता है। यदि मंत्री पद ग्रहण करते समय वह विधानमंडल का सदस्य न हो तो 6 महीने के अंदर उसके लिए सदस्य बनना आवश्यक होता है। संविधान के अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका आशय यह है कि मंत्रिपरिषद उसी समय तक अपने पद पर रहेगी जब तक कि उसे विधानसभा का विश्वास प्राप्त रहे। विधानसभा के द्वारा मंत्रिपरिषद पर जिन साधनों से नियंत्रण रखा जा सकता है वे इस प्रकार है। ठीक है, विधानसभा जो है किस प्रकार मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखता है। प्रश्न पूछकर विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को अधिकार है कि वे अधिवेशन के दिनों में मंत्रिपरिषद के सदस्यों से विभिन्न यानी अलग अलग प्रशासनिक बातों के संबंध में प्रश्न पूछे। इन प्रश्नों के आधार पर प्रशासन के संबंध में जानकारी प्राप्त करने और प्रशासन पर नियंत्रण रखने का कार्य किया जा सकता है। काम रोको प्रस्ताव। काम रोको प्रस्ताव विधानमंडल द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। यदि प्रशासन के किसी भी क्षेत्र में कोई गंभीर घटना घटित हो जाती है तो विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को अधिकार है कि वह अपने सदन में इस आशय का प्रस्ताव रखे कि पहले से चले आ रहे सभी विषयों पर विचार स्थगित कर इस गंभीर घटना पर विचार किया जाए। विधेयक या नीति की अस्वीकृति। विधानमंडल को अधिकार है कि वह मंत्रिमंडल के सदस्य द्वारा प्रस्तावित किसी विधेयक या नीति को अस्वीकार कर दे। यदि यह अस्वीकृति विधानसभा की ओर से होती है तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होगा। बजट पर कटौती। मंत्रिमंडल विधानमंडल की स्वीकृति के बिना आय व्यय से संबंधित कोई कार्य नहीं कर सकता। विधानसभा द्वारा बजट में कटौती से मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। प्रशासनिक जांच। विधानमंडल मंत्रिमंडल के कार्यों की जांच पड़ताल के लिए एक जांच समिति स्थापित कर सकता है और सरकार के हिसाब किताब की जांच के लिए लेखा परीक्षक नियुक्त कर सकता है। अविश्वास प्रस्ताव। विधानसभा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास कर मंत्रिपरिषद को पदच्युत किया जा सकता है। इस प्रकार सैद्धांतिक दृष्टि से विधानमंडल विशेषतया विधानसभा मंत्रिमंडल के कार्यों पर नियंत्रण रखती है तथा उसे पदच्युत भी कर सकती है, लेकिन व्यवहारिक स्थिति नितांत विपरीत है।
व्यवहार में विधानसभा मंत्रिमंडल पर नियंत्रण नहीं रखती, बल्कि मंत्रिमंडल द्वारा विधानसभा पर जिन साधनों के आधार पर पर्याप्त नियंत्रण रखा जा सकता है वे इस प्रकार है। मुख्यमंत्री विधानसभा के बहुमत दल का नेता होने के आधार पर विधानसभा पर नियंत्रण रखता है। विधानसभा के बहुमत दल के सदस्य दलीय अनुशासन के कारण मुख्यमंत्री का समर्थन करने के लिए बाध्य होते हैं। कानून निर्माण के क्षेत्र में भी नेतृत्व मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है, और यदि कहा जाए कि कानून निर्माण का कार्य विधानमंडल की सहमति से मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है तो अनुचित ना होगा। वित्तीय क्षेत्र में वित्त मंत्री जिस रूप में बजट पेश करता है विधानसभा के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, क्योंकि बजट में कटौती का मतलब होता है सरकार का पतन, और बहुमत दल यह कभी नहीं चाहता है। विधानसभा पर मंत्रिमंडल के नियंत्रण का अंतिम महत्वपूर्ण साधन मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा को भंग करने की शक्ति है। वास्तव में राज्य मंत्रिपरिषद और विधानसभा का पारस्परिक संबंध इस बात पर निर्भर करता है कि एक राजनीतिक दल का मंत्रिमंडल है या गठबंधन मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल के राजनीतिक दल की राज्य विधानमंडल विशेषतया विधानसभा में स्थिति कैसी है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद या राज्यपाल और मुख्यमंत्री। संविधान के अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल को उसके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, इन शॉर्ट मंत्रिपरिषद का प्रधान जो है मुख्यमंत्री होता है। लेकिन ये वैधानिक शब्दावली है, जहाँ तक व्यवहार का संबंध है मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक कार्यपालिका सत्ता होती है। यद्यपि प्रशासन राज्यपाल के नाम में किया जाता है, लेकिन अधिकांश मामलों में वास्तविक निर्णय मंत्रिपरिषद के द्वारा ही लिए जाते हैं। सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल से मंत्रियों की मंत्रणा के आधार पर ही कार्य करने की आशा की जाती है। यद्यपि संविधान में कोई ऐसी बात नहीं है जो राज्यपाल को मंत्रियों की मंत्रणा मानने के लिए बाध्य करती हो, लेकिन फिर भी संसदात्मक व्यवस्था की राजनीतिक आवश्यकता के रूप में उसे मंत्रियों की मंत्रणा माननी होती है। यदि राज्यपाल ऐसी मंत्रिपरिषद की सलाह को अस्वीकार कर दे जिसे कि विधानसभा का विश्वास प्राप्त है, तो मंत्रिपरिषद विरोध स्वरूप त्यागपत्र दे सकती है, और ऐसा होने पर राज्यपाल कठिन स्थिति में पड़ जाएगा। अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि राज्य के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और विचाराधीन विधेयक की सूचना राज्यपाल को दे, और राज्यपाल इस संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी भी मांग सकता है। मुख्यमंत्री से प्राप्त इन सूचनाओं के आधार पर राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद को परामर्श देने, प्रोत्साहित करने और चेतावनी देने का कार्य किया जा सकता है। लेकिन इस प्रकार की सलाह और चेतावनी के बावजूद मंत्रिपरिषद द्वारा एक बार निर्णय कर लेने पर राज्यपाल उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती है जिनमें राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना ही कार्य करे। उदाहरण के लिए, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट राज्यपाल अपने ही विवेक के आधार पर तैयार करके भेजता है, और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में राज्यपाल केंद्र सरकार के निर्देशों को दृष्टि में रखते हुए राज्य के शासन का संचालन करता है। संविधान में इस बात का उल्लेख है कि मंत्रियों द्वारा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण किया जाएगा। इसका शाब्दिक अर्थ यह लिया जा सकता है कि राज्यपाल मंत्रियों को पदच्युत कर सकेगा, लेकिन इस प्रकार का कार्य उत्तरदायी शासन की भावना और परंपरा के विरुद्ध होगा। इसलिए सैद्धांतिक रूप में राज्यपाल को इस प्रकार की शक्ति प्राप्त होने पर भी व्यवहार में कोई राज्यपाल इस प्रकार का कार्य करने का साहस नहीं कर सकता। राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के मध्य यदि किसी विषय पर किसी कारणवश विरोध उत्पन्न हो जाए तो उसका क्या वैधानिक हल होगा, इस संबंध में संविधान में उल्लेख नहीं है।